सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं पूरब और सवाल दिल्ली का जो हमने मुहिम शुरू करी थी उसमें इतने सारे सवाल हमारे पास दिल्ली के आए हैं कि हमें जिन जिन सवालों के जवाब चाहिए उस डिपार्टमेंट, उस मिनिस्टर, उस मंत्री तक हम लोग पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अब अगला नाम जो मैं आपको बताऊंगा उनके पास एक नहीं बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। लॉ एंड जस्टिस इनके अंडर में आता है, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड टूरिज्म। स्वागत करते हैं दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी का। सर कैसे हैं? बहुत बहुत आभार भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने कीमती समय आपने निकाला हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और दिल्ली के बहुत सारे सवालों के साथ आज हम हमारे पास आए। आवाज़ मेरी होगी सर, बट जो सवाल होंगे वो दिल्ली की आम जनता के होंगे। वैसे भी आपकी आवाज़ में हम दिल्ली की आवाज़ को रोज ही सुनते हैं जी। तो बहुत आभार आपका यहाँ पे आने के लिए और इस कार्यक्रम में मुझको बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर पहले सवाल के साथ शुरू करें, आप कहें तो? बिल्कुल सर सबसे पहला सवाल है दिव्या का, और साकेत से ये पूछती हैं, और इनका जो सवाल है मेरे ख्याल से दिल्ली में रहने वाली हर महिला का वो सवाल होगा। वुमेन सेफ्टी का नाम जब भी आता है तो दिल्ली का नाम हमेशा कहीं ना कहीं सबसे पीछे आता है इस मामले को लेकर, और बहुत एक बड़े गिनती में जो है इसे अनसेफ मानती हैं महिलाएं। क्या इस इमेज को बदलने के लिए कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, डेफिनेटली दिव्या जी की बात बिल्कुल सही है। दो चीज़ें हैं, एक बात तो ये सच है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा एक गंभीर विषय है और उसके ऊपर गंभीर कदम उठाने आवश्यक हैं, कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं, एटीट्यूड बदलना भी आवश्यक है समाज का, खासतौर पर पुरुषों का, लड़कों का, ये बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस ये भी आवश्यक है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं एक टूरिज़्म मिनिस्टर के नाते बोलना चाहता हूँ कि जो इमेज बनाई गई है वो दुनिया के और बाकी बड़े शहरों के और वहाँ पर हो रहे महिलाओं के प्रति अपराधों से अगर तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली कोई बहुत ही बुरी स्थिति है दिल्ली की, लेकिन इमेज ज़्यादा ख़राब है, चर्चा ज़्यादा ख़राब है। तो बाहर से जो भी कोई आता है तो दो ही चीज़ों की दिल्ली में चिंता करता है कि पॉल्यूशन होगा और वुमेन सेफ्टी होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने ये कहा कि इमेज भी बदलनी चाहिए और लोगों का एटीट्यूड भी बदलना चाहिए। सरकार इस मामले में कई प्रयास करने जा रही है। हमारी मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार इस वक्त चल रही है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और उन्होंने भी संकल्प लिया है महिला सुरक्षा का, चाहे वो बसों में हो, सार्वजनिक स्थानों में हो, किस प्रकार से किया जाए, अगर शिकायत आती है तो किस प्रकार से उनका निराकरण किया जाए। दिल्ली पुलिस के साथ लगभग 2 बार उनकी इस संबंध में मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं और साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जो एक ठप्पा लग चुका है दिल्ली के ऊपर, ये भी बदला जाना आवश्यक है। दिल्ली में आज भी हम लोग चाहते हैं दिल्ली में थोड़ी थोड़ी नाइट मार्केट, नाइट बाज़ार ये भी शुरू हो, जो सुनसान क्षेत्रों में जो कई बार अपराध होते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हमने लगभग 400 डार्क स्पॉट्स को अभी पिछले 100 दिनों में एड्रेस किया है दिल्ली की सरकार ने। तो हम प्रॉब्लम को भी हैंडल और इसके साथ जो एक इमेज की प्रॉब्लम है दिल्ली की उसको भी हैंडल, दोनों को ठीक करने के लिए दिल्ली प्रयास संकल्पित भी है और प्रयासरत भी है। कपिल जी, आपने डार्क स्पॉट की बात करी तो अगला सवाल जो है इनसे जुड़ा हुआ भी है, और एक लिसनर है हमारी, अर्पिता इनका नाम है, और ये मयूर विहार से। इन्होंने कहा है कि मयूर विहार फेज़ 1 में एक स्ट्रेच है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस भी वहाँ पर नहीं रहती है, इस वजह से काफ़ी अनसेफ फील करती हैं। ये तो एक बात है, मगर ऐसे कई सारे इलाके होंगे जो मेरे ख्याल से हो सकता है हमारे पास ना आए हों, बट ऐसे दिल्ली में कई एरियाज़ हैं जो ऐसे स्ट्रेच है जो कि वहाँ पे या तो लाइट की कमी है या पुलिस पेट्रोलिंग की कमी है। उन एरियाज़ को भी आप हाईलाइट कर रहे हैं? डेफिनेटली, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास अर्पिता जी ने ये ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से भेजा है तो आप एग्जैक्ट ये लोकेशन भी पता करवा के मेरे को भेज दीजिए। और ऐसे और भी अगर आपके पास भी आते हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया पे हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी को या मुझको या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रवेश वर्मा जी, इनमें से किसी को भी आप टैग कर दीजिए और वो लोकेशन बताकर, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर अगर ऐसा कोई एरिया डार्क स्पॉट छूट रहा है तुरंत उसको हम एड्रेस करेंगे। सर लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के अंडर आता है, और अगर एक कॉमन आदमी की भाषा में बोला जाए तो ये थोड़ा समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि सेंटर के अंडर में क्या है और आपके अंडर में अगर लॉ एंड इसकी बात करी जाए तो क्या है, कैसे आप इसको क्लैरिफाई करेंगे? नहीं, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसके लाभ भी हैं और उसके कारण कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन भी हैं।
लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, पुलिस की जो व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की एम्बेसी है, वहाँ के राजदूत रहते हैं, सभी सांसदगण यहाँ रहते हैं, केंद्र सरकार के सभी दफ्तर यहाँ पर हैं, उनके प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं, और उसका हमें लाभ भी मिल रहा है। मेट्रो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो पेरीफेरल रोड्स बने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बने हैं, भारत मंडपम, यशोभूमि, प्रगति मैदान की टनल, एम्स, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली को दिया गया है। तो ये एक राजधानी होने की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, और उसी के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन स्वाभाविक ही हैं जो दिल्ली के प्रशासन का हिस्सा है। सर, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। आप वाटर मिनिस्टर जब आप थे तब आपने यमुना सफाई अभियान स्टार्ट किया था। आज 2025 में आप और हम बैठे हुए हैं। वापस जब आप दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा बने हैं तो टूरिज्म मिनिस्टर यमुना को लेकर आपके नए एक्शन प्लान्स क्या हैं? नहीं, देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और यमुना को अगर नीयत साफ़ होगी तो यमुना भी साफ़ हो जाएगी। और आज अभी तक यमुना मैया जो हैं वो प्रतीक्षा रहते हैं कि कब उनके जो सेवक हैं, उनके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो उनकी सुध लेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 2 बार यमुना के ऊपर मीटिंग कर चुके हैं। गृह मंत्री जी के लीडरशिप में दिल्ली की पूरी सरकार और सारी एजेंसियां जो यमुना से जुड़ी हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। जो जितना भी हमारा अनट्रीटेड वाटर है, जो सीवेज वाटर है, जो ड्रेन से पानी जा रहा है, एक एक बूंद ट्रीट होने के बाद ही यमुना में गिरे, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और टूरिज़्म मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम अप स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद पे रिवर क्रूज़ ये दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं। उसका ऑलरेडी MOU साइन हो चुका है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और DDA के साथ। और रिवर क्रूज़ का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो चलेगा, जो जॉय राइड पूरी कंप्लीट होकर जहाँ पे आएगी, उसकी पहचान कर ली गई है। रिवर क्रूज़ का टेंडर कर दिया गया है, और अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो जिस दिशा में हमारे प्रयास हैं, हम ये साल ख़त्म होते होते दिल्ली वाले यमुना में एक इंटरनेशनल स्तर का रिवर क्रूज़ यमुना में दिल्ली में चलते हुए देखेंगे। मेरे ख्याल से राघव ये बुराड़ी से थे जिन्होंने सवाल पूछा था, और ये उस क्रूज में ये भी नजर आएंगे 1 साल बाद, ऐसी उम्मीद करते हैं घूमते। डेफिनेटली, और खासतौर पे बुराड़ी के लोगों के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनके तो सामने से ही, क्योंकि यमुना के तट पर ही है बुराड़ी, तो ये सोनिया विहार से ये चलेगा जो हमारा फेरी है, और ये जगतपुर होते हुए फिर वापस सोनिया विहार में आके ये राउंड कंप्लीट होता है। तो बुराड़ी के लोग तो लगभग हर दिन उनके सामने ही ये रिवर क्रूज़ चलता हुआ दिखाई देगा। कपिल जी, क्रूज की भी बात हो गई और घूमने फिरने की भी बात हो गई। अब ये कोविड टूरिज्म, मतलब जो है कोविड के बाद अगर देखा जाए तो टूरिज्म रिवाइव हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली को वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बनाया जा सकता है क्या? क्योंकि बात अगर यूनेस्को की करें तो हेरिटेज साइट्स यहाँ पर बहुत सारी हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में पोटेंशियल है, डेफिनेटली पोटेंशियल है, और पिछले कुछ सालों से दिल्ली के टूरिज़्म, पर्यटन, इसको थोड़ा सा इग्नोर जैसा किया गया, इसके ऊपर बहुत सारे काम नहीं किए गए। वर्ल्ड टूरिज़्म कैपिटल बनना तो बहुत दूर का अभी हमारा एक सपना हो सकता है, लेकिन देश में ही लोग कम से कम अभी दिल्ली आएँ, दिल्ली में रुकें और दिल्ली को एक्सपीरियंस करें। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पर मॉन्यूमेंट्स के अलावा भी दिल्ली में बहुत कुछ है। दिल्ली का जो खाना है, फिर दिल्ली की जो मॉडर्न लाइफ है, तो पूरा प्राचीन दिल्ली से लेकर और आधुनिक जो भारत है उसका भी मिनी एक मॉडल दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। सब कुछ है जो दुनिया के किसी भी अच्छी राजधानी में होता है, वो सब कुछ है। और बस हमने उसको ठीक से ब्रांड नहीं किया, ठीक से पैकेज नहीं किया। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई फूड वॉक कर रहा है, कोई हेरिटेज वॉक कर रहा है। तो वो सब हम सब लोग मिलके, प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार, हम सब लोग मिलके इस बार एक बड़ा दिल्ली का ब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और दिल्ली टूरिज्म को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदया दोनों बहुत ही गंभीर हैं। तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में ही आपको दिल्ली के टूरिज़्म में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिल्ली अभी तक एक ट्रांजिट पॉइंट है, लोग दिल्ली आते हैं कहीं और जाने के लिए, आगरा जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए, उदयपुर जाने के लिए। तो लेकिन दिल्ली घूमने के हिसाब से भी लोग आएँ, और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसके परिणाम आपको शीघ्र देखने को मिलेंगे। शीघ्र में आपने 1 साल की डेट बताइए। 1 साल के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई दे देगा। जी। अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं कपिल जी, और एक इसमें सजेशन आया है कि दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे भीड़ तो होती है, लेकिन म्यूजियम की जहाँ तक बात करें या फिर आर्ट में अगर बात करें तो हम इतनी फुटफॉल वहाँ पर नहीं देखते हैं।
तो क्या इसके लिए वन दिल्ली टूरिज्म पास के नाम से कुछ बनाया जा सकता है और एक टिकट जो दिल्ली के सभी मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम के लिए एंट्री दिलवा दे? देखिए, दुनिया के कुछ शहरों में ये है, वन टिकट वन पास का सिस्टम है। हम लोग भी दिल्ली टूरिज्म में इसके ऊपर एक बार बैठ चुके हैं। इसकी संकल्पना हम लोग कर रहे हैं कि आपका डीटीसी में, दिल्ली मेट्रो में और सारे मॉन्यूमेंट्स की एंट्री में, सारे हमारे जो दिल्ली हाट है उनकी एंट्री में, हर जगह की, जो दिल्ली में कहीं भी किसी को जाना हो तो वो एक ही टिकट हो उसके पास और उसके लिए सब जगह के दरवाजे खुल जाए। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये अभी इसकी फिजिबिलिटी और इसकी टेक्नोलॉजी, क्या टेक हम इसमें यूज़ करें, क्योंकि टिकटिंग प्रोसेस सबकी अलग अलग है, मेट्रो की अलग है, तो डीटीसी की अलग है, तो मॉन्यूमेंट्स की अलग है। तो ये किस प्रकार से ये काम करेगा, इसके ऊपर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा, जिसने भी ये सवाल पूछा है, बहुत ही सुरेश है सर, ये साउथ एक्स से पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, और डेफिनेटली मुझे लगता है ये लंदन या कहीं पे एक्सपीरियंस करके आए होंगे, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा है। तो हम लोग दिल्ली में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकर भी आएंगे, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर अभी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको दिल्ली में लागू किया जाए। और जहाँ तक ये बात है, देखिए, आर्ट और म्यूज़ियम हमेशा इसको समझने वाले और इसको जानने वाले लोग, जो क्राउड है, जो भीड़ है, उससे थोड़ा अलग होते हैं। तो हम दोनों की क्राउड को तो डेफिनेटली कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि लाल किला देखने कितने लोग जा रहे हैं और नेशनल म्यूजियम देखने कितने लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों में हमेशा एक फ़र्क रहेगा। कपिल जी, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये सवाल वैसे मेरा भी आपसे, कि अगर किसी को दिल्ली घूमना हो और वो दिल्ली के बाहर से यहाँ पर आ रहा है, तो आपके पास उसको घुमाने के लिए क्या ऑप्शन होंगे एज अ टूरिस्ट, जो है टूरिज्म मिनिस्टर के नाम से, अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है। किन्होंने पूछा ये सवाल? ये मैंने पूछा सर। ये बहुत शानदार सवाल है, इसलिए कि दिल्ली का टूरिज्म मैप ना बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है जी। अभी इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही है। जैसे पहले दिल्ली टूरिज्म का मतलब होता था लाल किला गए, कुतुब मीनार गए, इंडिया गेट गए, तो राजघाट गए, ये दिल्ली का टूरिज्म था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली का टूरिज्म मैप पूरी तरह चेंज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली में बदलाव किए हैं, अब जो मैं देख रहा हूँ, लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय जा रहे हैं, लोग वॉर मेमोरियल जा रहे हैं, लोग कर्तव्य पथ जा रहे हैं, लोग भारत मंडपम, लोग यशोभूमि देखने के लिए जा रहे हैं, अम्बेडकर सेंटर देखने के लिए जा रहे हैं, और ये सब एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वहाँ पर लोगों को मिल रहा है। बदलता हुआ भारत का प्रतीक और पहचान लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो मतलब सर, जो पुरानी परंपरा बड़ी चलती चली आ रही थी दिल्ली घूमने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चांदनी चौक हो गया, कुतुब मीनार हो गया, उसमें अब चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि आपने बताया। और स्पेशली इसमें बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज़ पहले एक वही ऑप्शन होता था कि आप चांदनी चौक घूम लिए, आपने छोले भटूरे खा लिए, आपने ये कर लिया, बट चीज़ें वाकई में देखने को मिल रही हैं। और राजीव हैं, ये पीतमपुरा से पूछते हैं कि दिल्ली के आर्टिस्ट के लिए कला केंद्र और दिल्ली आर्टिस्ट रेसिडेंसी की अगर बात करें, इसके बारे में आपने एक बार बात करी थी, चर्चा करी थी, क्या लोकल आर्टिस्ट को सरकारी मदद मिलती है अभी? नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने इसी सचिवालय में, मंत्रालय में, हम लोगों ने एक राउंड टेबल की। दिल्ली के सभी लोकल आर्टिस्ट को, जितनों को हम बुला पाए, उन सबको बुलाया, और ये बात समझ में आई कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली के कलाकारों को, दिल्ली के जो आर्टिस्ट हैं, जो संगीत की, कला की साधना कर रहे हैं, वो उनको एक तरह से सरकार के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। कोई भी सहायता अभी नहीं मिल रही है। हम डेफिनेटली इसको शुरू करेंगे, और दिल्ली में जगह जगह कला के उत्सव हों, समाज कला से जुड़े, और जो दिल्ली के कलाकार हैं वो मान सम्मान के साथ अपनी परफॉर्मेंस दिल्ली में करें। अब दिल्ली में कई जगह कुछ ऑडिटोरियम है, लेकिन उनका चार्ज ही इतना ज़्यादा है कि हर कलाकार उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो इस पे हम लोग एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के स्थानीय कलाकार को सरकारों के द्वारा ऑडिटोरियम की, रिहर्सल की, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, और थोड़ी उनकी मेडिकल या इस प्रकार की भी सहायता करने का कुछ विचार हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। और 2-3 बार हम दिल्ली के कलाकारों के साथ, आर्टिस्टों के साथ बैठेंगे, और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत हम लोग करेंगे। तो मतलब उनके भी अच्छे दिन अब आएंगे? नहीं, ये तो देखो, सरकारों को करना ही चाहिए था, अभी तक नहीं किया गया, यही बड़े अफसोस की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली, जब हम कहते हैं कि भारत की राजधानी है, तो फिर वो कला और संस्कृति की राजधानी भी दिल्ली ही है, और दिल्ली को ही उस रूप में वो जिम्मेदारी उठानी होगी। जी कपिल जी, अगला सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, एक वीडियो के थ्रू आपसे पूछेंगे। और ये जो हमारे साथ हैं, ये हैं कैलाश खेर जी, और मेरे ख्याल से आप इनकी आवाज़ में और इनके थ्रू ये सवाल सुने। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और मैं हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे संस्कृति और टूरिज्म के दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, उनसे एक बहुत ही प्यारा प्रश्न करता हूं
यह विचार करता हूं कि दिल्ली से हमारा तो करियर शुरू भी हुआ है। खैर, दिल्ली में जब भी कॉन्सर्ट होता है तो दिल्ली की ऑडियंस बहुत ही दिलबाज है, फुल ऑफ लाइफ है। दिल्ली अपने आप में बहुत ही कमाल की जगह है ऑडियंस की तरह, जहां पर हमसे पूछा भी जाता है बहुत बार कि दिल्ली की आपको पूरी दुनिया में ऑडियंस कहाँ गहरी लगती है, तो हम दिल्ली का नाम लेते हैं। दिल्ली के लोग बड़े प्यारे हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि अब हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, क्या कॉन्सर्ट्स के लिए, कॉन्सर्ट्स की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है? सबसे पहले तो आभार, आपने इसी बहाने कैलाश जी की आवाज़ सुनवा दी। मैं तो गीत में हो या बात में हो, हम तो उनकी आवाज़ को सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि इस कार्यक्रम में आपने इस आवाज़ को भी जोड़ा। महादेव की, इस माँ शारदा की साक्षात कृपा है कैलाश जी पर। और डेफिनेटली कॉन्सर्ट इकॉनमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है और उन्होंने इस बारे में बहुत बार बात की है और हम दिल्ली की सरकार में इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अभी मैंने दिल्ली में जितने भी कॉन्सर्ट करने वाले जो आयोजक हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके साथ मैंने एक चर्चा की थी, उन सबको बुलाया था और हम दिल्ली में कैसे वेन्यूज़ हों, सिंगल विंडो परमिशन हो इवेंट्स की, और इन सभी जो आयोजन दिल्ली में होते हैं, कई अच्छे कलाकार, कई अच्छे कॉन्सर्ट्स इस वक्त नोएडा और गुड़गांव में हो रहे हैं, दिल्ली में कम हो रहे हैं। तो दिल्ली में उनको वेन्यू देना, दिल्ली में उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस देना और उसके साथ साथ प्रमोशन, प्रचार प्रसार, इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली टूरिज़्म, दिल्ली का आर्ट एंड कल्चर जो मिनिस्ट्री है, ये उसमें उनका पार्टनर बन के, सहयोगी बन के, साथी बन के काम करे, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम अगले महीने ही एक सारेगामा का हिमेश रेशमिया जी का कॉन्सर्ट है, उसमें दिल्ली टूरिज़्म साथ आ रहा है और इस प्रकार के लगभग हर महीने हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो भी दिल्ली में आए, इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। कैलाश जी को सुनने का वक्त मिलता है सर आपके? डेफिनेटली उनको सुनने का वक्त मिलता है, उनको सुनने के लिए वक्त निकालते भी हैं और अगर उनका कहीं कोई कार्यक्रम है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर सामने से लाइव उनको सुनने का सौभाग्य भी मिले। तो मैं उनका मित्र भी हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ। जी सर, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं और वो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि दिल्ली की साफ़ सफाई को लेकर अगर बात करें तो आज भी हम लोग कई ऐसे वीडियोस देखते हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी सेफ्टी के ऊपर उतना फोकस नहीं है सर जितना होना चाहिए। आज भी वो खुले हाथों से ही सफाई कर रहे हैं, आज भी उनके चेहरे पे मास्क की अगर बात करें तो वो नहीं है। इसको लेकर कंप्लीटली इसके ऊपर कब ये इनकी सेफ्टी के ऊपर कदम उठाया जाएगा? तुरंत ही किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ऑटोमेटेड जो रोड क्लीनिंग डिवाइसेस हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ये दिल्ली के लिए खरीदे जाएँ। क्योंकि एक बात और भी है कि सफाई के दौरान जो डस्ट उड़ रही है वो भी एक तरह से हमारे सांसों की प्रॉब्लम का, इसका कारण बन रही है। तो सड़कों में पानी का छिड़काव वो भी ऑटोमेटेड हो और सड़कों की सफाई की भी ऑटोमेटेड व्यवस्था, रोबोट्स जो बोले जाते हैं क्लीनिंग के, उनको परचेस करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें फुटपाथ की क्लीनिंग और सड़कों की क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनर्स, वो स्वीपिंग मशीन्स, उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो सेवा कर रहे हैं दिल्ली की इतने वर्षों से, उनके लिए भी आधुनिकतम उपकरण हो और उनके सेफ्टी के समान हो, ये संकल्प लेकर कैबिनेट ने निर्णय लिया है और इसको हम लोग खरीदने जा रहे हैं। जी, क्योंकि ये सवाल जोया ने उठाया था लाजपत नगर से और इनका कहना था रेडियो पे, इन्होंने जब पूछा था कि हमारी सफाई का इंतजाम तो हो रहा है, हमारी सांस लेने का इंतजाम तो हो रहा है, मगर जो साफ़ सफाई कर रहे हैं उनका क्या? तो उसमें इन्होंने सवाल भेजा था। अब सर अगला सवाल है नितिन का। जोया जी को आप मेरा नमस्कार कहिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपने इतना सेंसिटिव विषय उठाया और आपने अपने साथ साथ वो सफाई कर्मचारियों का भी दर्द को समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत नमन। जी नितिन है सर रोहिणी से, इनका सवाल हमारे पास आया था कि अगर कोई कॉमन आदमी आपसे ये पूछे कि पॉलिटिक्स ने आपको क्या सिखाया पिछले 10 सालों में, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो ये सिखाया है कि अगर आप मेरी राजनीतिक जर्नी देखें तो ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हुआ है पूरा। और इस यात्रा में हम लोगों ने, क्योंकि ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा पॉलिटिकल इसमें, लेकिन ये ज़रूर सिखाया है कि जनता ही ईश्वर है, जनता ही मालिक है। कोई अपने आप को मालिक समझने की भूल ना करे कोई भी नेता, वरना जनता बता देती है कि असली मालिक कौन है। और सबके ऊपर बजरंग बली, ईश्वर की कृपा, और
उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो उनकी मर्जी होती है वो ही होता है। ये मेरा, और इसमें कोई अहंकार करे, कोई स्वयं को मालिक माने, वो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। मेरा मोटा मोटी 10-15 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि विनम्र रहो, झुक के रहो, और जनता जनार्दन में ही ईश्वर को देखो, उसकी आवाज़ में ही ईश्वर की आवाज़ है। मतलब रेड एफएम की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जनता के बीच में ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है उनके हाँ, हिसाब से। ज़्यादा शानपंथी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक है, नहीं तो ये पब्लिक सब बता जानती देती है। जी Yes. जी जी। तरुण पूछते हैं सर अगला सवाल, और वो ये है कि बुलडोज़र ड्राइव एक बार लास्ट वीक जो देखी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह जिनके घर टूटे हैं उनका ये कहना है कि उनको कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है नहीं दिया गया और वो बेघर हो गए हैं। अब जो बेघर हुए हैं उनके सेटलमेंट के लिए कुछ, एक भी व्यक्ति बेघर नहीं हुआ। अच्छा, एक भी व्यक्ति बेघर नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाया जा रहा है। पहली बात तो जहाँ 2 या 3 जगहों पर ये ड्राइव चली, उन सभी जगहों पर कोर्ट के ऑर्डर से चली। और मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो बारापूला की बात हुई जहाँ पर हटाया गया, कोर्ट का ऑर्डर था, और कोर्ट का ऑर्डर भी कोई बेमतलब का नहीं था। वो लोगों को पहले घर दे दिया गया। तो जहाँ पर घर दे दिया गया है वहाँ पर घर ले भी लिया है कई लोगों ने, लेकिन उधर भी लेके और इधर भी झुग्गी में रह रहे हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि जब एक बार घर दे दिया गया है तो आपको इधर से हट रहना चाहिए फिर। और पक्का घर दिया गया है, बनाकर दिया गया है। तो और कुछ जगहों पर अगर आप देखें तो सड़कों के बीचों बीच ही देखो, दिल्ली की बड़ी गंभीर समस्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कौन लोग हटाए जा रहे हैं और उनके हटने बहुत ही कम है। एक तो कोई झुग्गी नहीं हटाई गई, एक भी ना झुग्गी हटाई गई ना हटाई जाएगी। मुख्यमंत्री महोदया ने ये संकल्पित होकर बोला है, एक भी झुग्गी ना हटाई गई है ना हटाई जाएगी। तो इसके अलावा अगर कोई किसी को घर दे दिया गया और उसके बाद भी वो नहीं गए और कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, वहाँ पर कोई रूटीन एक्शन लिया गया है, तो जो लोग 10 साल में झुग्गी वालों को घर नहीं दे पाए, वो इस प्रकार का थोड़ा सा एक प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल लोगों को ये मालूम है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आप खाली प्रोपेगेंडा करके वो 10 साल में भी कोई समाधान नहीं दिया, और अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही झूठ फैला पाएंगे, तो वो चलेगा नहीं। अभी तक दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले को हटाया नहीं गया है, एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं गई है, ना तोड़ी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ। जो हटेगा, जिसको पक्का घर मिलेगा और वहीं मिलेगा जहाँ पर झुग्गी है, उसके बाद ही वहाँ से झुग्गी हटाई जाएगी। इसको लेके हमारी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, हम संकल्पित हैं। जी। बढ़ते हैं सर अगले सवाल के लिए। दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, समस्या, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और इसी तरीके अगला सवाल अंजलि पूछ रही हैं, और इनका कहना ये है कि मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है, सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार को तो अभी 100 दिन हुए हैं, लेकिन एक दिल्ली वाला होने के नाते, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, यहीं के स्कूलों में पढ़ा हूँ, यहीं कॉलेज में गया हूँ। मैंने भी वो समय देखा कि जब लोग बाहर रहते थे और दिल्ली में काम करने आते थे। कोई मेरठ से काम करने आ रहा है, कोई फरीदाबाद से काम करने आ रहा है, कोई सोनीपत से, दूर दूर से लोग दिल्ली आ रहे थे काम करने के लिए। लेकिन हमने पिछले 10-15 सालों में देखा कि दिल्ली के बच्चों को बाहर जाने पड़ रहा है काम करने के लिए। सुबह सुबह कैब लेके, बाइक लेके, मेट्रो लेके नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये शहर में कोई भी नया इंडस्ट्रियल जोन डेवलप नहीं हुआ, कोई भी नई इंडस्ट्री लगाई नहीं गई, कोई भी एक भी एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की गई। ऐसे लगा कि दिल्ली के युवाओं को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया, अनाथ जैसा करके छोड़ दिया गया। एक भी, मतलब नो वन कैन इवन नेम वन न्यू इंडस्ट्रियल जोन जो दिल्ली के अंदर बनाया गया हो, कोई नई उद्योग दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया हो, कुछ भी नहीं किया गया। और फिर जो स्टार्टअप इंडिया और ये सब जो स्कीम थी केंद्र सरकार की, वो भी क्या दिल्ली में तो नहीं आने देंगे करके, वो भी आने से रोकने का काम किया गया। वो बदलना आवश्यक है। मैं अभी मुंबई गया था, वहाँ पे वेव समिट में गया था। वहाँ पर जो गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी की पूरी दुनिया है, उनके सब लोगों से मैं मिल के आया, और मैंने उनको आमंत्रण किया है कि आप दिल्ली में आके अपना इंडस्ट्री लगाइए। हम उसकी एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। दिल्ली सरकार इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आ रही है। पहली बार इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में सोचा जा रहा है। इतने सालों में आप देश की राजधानी में एक इंडस्ट्री पॉलिसी तक नहीं लेकर आई गई। अब हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। यही तरीके हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट आएगा, नई इंडस्ट्री आएगी, नए इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, और नॉन पॉल्यूटिंग जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो AI की हो, चाहे वो गेमिंग की हो, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी की हो, ई स्पोर्ट्स की हो, ये इन सब चीज़ों को दिल्ली में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यही एक माध्यम है कि दिल्ली के युवाओं को दिल्ली के अंदर ही
ऐसा नहीं है, ये रोजगार तो दिल्ली के युवाओं को मिल ही जाएगा, इतने टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर में जा रहे हैं, लेकिन अपने शहर में उनको नहीं मिल पा रहा था। हम इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को बदल के रहेंगे और हम लोग, क्योंकि खुद हम इस दौर से गुजरे हुए हैं, तो हमको ये बात चुभती है कि दिल्ली में लोगों को रोजगार देने के लिए, स्किल देने के लिए, इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा गैप पिछले 10-15 सालों में क्रिएट किया गया। हम उस गैप को फिल करेंगे। तो ये जिनका सवाल था अंजलि का, तो इनको कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाएं दिल्ली में ही, दिल्ली में इनको काम मिल जाएगा। नहीं, देखिए दिल्ली का बच्चा दुनिया में जहाँ जाएगा वहाँ पे नाम रोशन करेगा अपना, अपने परिवार का और इस शहर का। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं रुक जाओ, लेकिन मैं ये भरोसा देता हूँ कि अगर आप रुकोगे तो यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। सर, अब ये सवाल जो है वीडियो के माध्यम से एक है, और दिल्ली फूड वॉक्स के फाउंडर हैं अनुभव सप्रा जी, और उनका सवाल मैं आपको वीडियो के थ्रू एक बार चला के दिखाता हूँ। मेरा नाम अनुभव सप्रा है, मैं दिल्ली फूड वॉक्स का फाउंडर हूँ और मेरा सवाल दिल्ली सरकार से ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स हैं, जैसे आप अहमदाबाद चले जाएं या फिर मुंबई चले जाएं, वहाँ पे खाओ गली है, तो क्या दिल्ली सरकार कोई स्टेप उठा रही है कि दिल्ली में भी फूड स्ट्रीट्स बनाई जाएं, जहाँ पे एक ही सड़क पे सभी जायके आपको चखने को मिल जाएं, सभी खाने चखने को मिल जाएं? जाहिर सी बात है सर, फूड ब्लॉगर हैं तो मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहते। अनुभव जी का सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, पर आप मेरी तरफ से उनसे ये कह दीजिएगा कि एक बार उनको भी मेरे साथ फूड वॉक पे चलना है। अच्छा, ये बात उनको कह दीजिएगा कि हम लोग साथ चलेंगे। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। देख, दिल्ली में बहुत सारा दिल्ली का अपना आइकॉनिक फूड्स हैं और दिल्ली के अपने आइकॉनिक वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड है, जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन क्या वो एक ही जगह पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं? इसके बारे में मेरी बात चल रही है। दिल्ली नगर निगम के लोगों से मैंने बात की है कि लाल किले के सामने हमारा हेरिटेज पार्क है, चरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क, बहुत सुंदर हेरिटेज पार्क है, दिल्ली नगर निगम के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। और मेरी बात ये चल रही है कि हम लोग वहीं पर सारा दिल्ली का जो प्रमुख फेमस फूड जॉइंट्स हैं, फूड जो टेस्ट है दिल्ली के लोगों के मन में रचा बसा है, वो सबको एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसा एक हाट, ऐसा एक मार्केट हम लोग क्रिएट करें। और पुरानी दिल्ली के अलावा इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि वो ही खुशबू है जो उसको हम दिल्ली के स्वाद की खुशबू कह सकते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है अनुभव जी का। हम इस दिशा में सोचना भी शुरू कर दिया है, प्लानिंग भी की है, जगह भी हमने आइडेंटिफाई की है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों के पास ऐसा एक एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा दिल्ली में। कपिल सर, आपसे इतनी देर बात करके मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि दिल्ली का कोना कोना आपसे कहीं से भी छुपा नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली की नब्ज़ को जानते हैं, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, छोटा सा कॉन्टेस्ट सर आपके साथ करते हैं हम लोग। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये ट्रैप है ना, पहले कह दिया कोना कोना जानते हैं, फिर कॉन्टेस्ट करेंगे। सर पता तो लेकिन ये देखो, मैं बताऊँ, मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो बस से लेके बाइक से लेके दिल्ली की सड़कों की खाक छानी है, सब पता। लेकिन ये बात है, हाँ, जेब में थोड़े से ही पैसे रहते थे तो सस्ती जगहों पे जाता गया भैया, महंगी जगहों के बारे में हमें मालूम नहीं है। फिर भी आप पूछिए, कोशिश करूंगा अगर पता पाऊंगा। जिसके पास पैसे कम होते थे वो ज्यादा घूमता था, वो ज्यादा स्ट्रगल करता था इसी चक्कर में कि कहाँ पे सस्ता मिलेगा। जिसके पास पैसे होते थे वो तो एक ही जगह जाता था और अपना काम करके आ जाता था। तो सर शुरू करते हैं, और जैसा कि कुछ क्लूज आपको देंगे दिल्ली के, और कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम आपको बताने होंगे, बट वो सेंटेंस में कंप्लीट नहीं करूंगा, उस पर एक नाम आएगा जो आपको बताना है। कोशिश करते हैं। आंध्रा भवन में भर के अपना पेट, घूमो बाजू में आइसक्रीम खाते हुए, इंडिया गेट। ये तो सर आसान था। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो इंडस्ट्री का बच्चा ही बता देगा। पूरे देश के खाने हैं इस जगह की खास बात, एम्स के अपोजिट है ये जगह, दिल्ली हाट। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारी सरकार के दिल्ली के पर्यटन विभाग के द्वारा ही चलाई जाती है। देश भर का स्वाद और देश भर के आर्टिजन्स के द्वारा बनाए हुए सामान वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, दिल्ली वालों से भी कहूँगा, एक बार ज़रूर आइए। आईएनए में है, पीतमपुरा में है, जनकपुरी में है, और एक बार ज़रूर इसको एक्सपीरियंस कीजिए दिल्ली हाट को। क्योंकि सर एक बार जो करता है वो फिर बार बार जाना शुरू कर देता है वहाँ, क्योंकि एक बार एक स्टॉल छूट गया तो वो अगली बार उसे कवर करना होता है, दूसरी बार अगर कुछ और छूट गया तो वो कवर करना होता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और बहुत ही कमाल का खाना वहाँ पर जो है अलग अलग प्रदेशों का मिलता है। आगे बढ़ते हैं सर, वो है चांदनी चौक के पराठे खाकर जा सकते हो डेली, बल्ली मारन में है, मुझे नहीं पता। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, चांदनी चौक के पराठे खाकर जा सकते हो डेली, बल्ली मारन में है, गली पराठे वाली, पता नहीं, गालिब की हवेली। गालिब की हवेली, मुझे लगा आप केवल खाने की जगह पूछ रहे हो। बिल्कुल गालिब की हवेली है, बहुत खूबसूरत जगह है, एक अलग एक्सपीरियंस है। थोड़ा और उसके आसपास रख रखाव की मेंटेनेंस की ज़रूरत है,
लेकिन दिल्ली में गालिब की हवेली है, ये बहुत दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम है। और वहाँ बैठकर उन्होंने दिल्ली के बारे में और ये जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है इसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जो आई थिंक सदियों तक लोग बोलते गुनगुनाते रहेंगे। जी जी। आखिरी है सर, इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसमें है कि इसके सामने वाली सड़क पे हर रोज लगता है जाम। इसके सामने वाली सड़क पर हर रोज लगता है जाम कर देते हैं इसको। बताओ जरा क्या है इस मंदिर का नाम? अक्षरधाम। अक्षरधाम। इतना भी जाम नहीं लगता अक्षरधाम के सामने, हाँ बिना बार सर मेरे ख्याल बदनाम से जब आप करते हो। निकलते होंगे तब खुल जाता होगा, मैं तो 8 बजे से पहले निकल जाता हूँ। हो सकता है हमारे लिए होता हो सर वहाँ पर। बट बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के बहुत लिए, बहुत और आभार। बहुत बहुत आपने सवालों के जो जवाब दिए। मेरे ख्याल से ये जो मुहिम है जो हम लोगों ने रेड एफएम पर चलाई है कि सवाल दिल्ली का, सवाल बहुत सारे थे, जनता बिल्कुल भरी बैठी थी, बट जवाब मेरे ख्याल से नहीं मिल रहे थे। और जनता के और आपके बीच का जो एक दायरा था वो कहीं ना कहीं हम कंप्लीट करना चाहते थे, और अगर आप ये समय ना देते तो शायद ये दायरा कंप्लीट ना अभी होता। भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आप जनता के सवाल, दिल्ली की आवाज़ इसी तरह से उठाते रहिए, हम तक लाते रहिए और हमारे सवाल भी दिल्ली के लोगों तक पहुंचाते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कपिल जी, थैंक यू। बजाते रहो, बजाते रहो, 93.5 Red FM बजाते रहो।